गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना जो क्वेश्चन शुरू किया था वो क्वेश्चन था केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। इस क्वेश्चन की हमने स्टार्टिंग कर ली थी, तो संबंध बताने थे। इसके अंदर पहले हमने प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे वित्तीय संबंध के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसको छोड़ देना है। सिर्फ दो ही संबंध हम करेंगे, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो आज वित्तीय संबंध है। जैसा सभी को पता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी आय के जो साधन है या स्रोत है वो बहुत ही कम है। आय के स्रोत कह सकते हैं या आय के साधन कह सकते हैं, वो बहुत ही कम हैं। और राज्य सरकार को हमेशा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए या विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हमेशा ये विवाद रहता है कि राज्य सरकार मांग करती है कि उनको अधिक से अधिक वित्तीय साधन या वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि केंद्र सरकार में यदि अपोजिट पार्टी की सरकार हो, फॉर एग्जांपल यदि केंद्र सरकार में आप एट प्रेजेंट की बात करते हैं, यदि हम केंद्र सरकार में बीजेपी पार्टी की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में यदि राज्य सरकार में यदि दूसरी पार्टी की कोई सरकार है, तो वो हमेशा क्या करती है, इनके साथ भेदभाव करती है। तो हमेशा इनके बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इसका पार्ट है वित्तीय संबंध के बारे में। तो सबसे पहला है संघ तथा राज्यों की आय के साधन। तो इसके अंदर पहले बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसकी आय के जो स्रोत हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि राज्य सरकारों के आय के स्रोत कम हैं। इसलिए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं संविधान के अनुसार संघ तथा केंद्र सरकार की आय के मुख्य साधनों में आयकर, आयात व निर्यात कर, सीमा शुल्क, समाचार पत्रों की बिक्री तथा विज्ञापन पर कर, शराब तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर, संपत्ति शुल्क, डाक, तार, टेलीफोन से प्राप्त आय आदि शामिल हैं। दूसरी ओर कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संघ की आय के जो स्रोत हैं वो प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो इनमें से दो स्रोत लिख सकते हैं। और राज्य सरकार के जो आय के स्रोत हैं वो क्या हैं, वो हैं कृषि से होने वाली आय, शराब तथा ऐसी वस्तुओं पर उत्पादन कर, कृषि पर संपदा शुल्क, बिक्री कर, बिजली के उपभोग पर कर, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधनों पर कर, वाहनों पर कर आदि शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है करों के वितरण की व्यवस्था। यानी जो कर हैं उनका वितरण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, उनकी जो व्यवस्था के संबंध में बात कही गई है। तो यहाँ पर दिया गया है केंद्र की तुलना में राज्य की आय के स्रोत बहुत कम है। राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिए धन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि कुछ कर ऐसे होंगे जिन्हें लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार को होगा, लेकिन इन करों पर से होने वाली आमदनी को केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इकट्ठा करेंगी और वे ही उसे खर्च करेंगे। तो यहाँ तक इसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है राज्यों को अनुदान यानी डोनेशन की बात आती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि समय समय पर या किसी भी आपदा के समय पर या मुसीबत के समय पर या कोई प्राकृतिक आपदा है तो उस टाइम पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को डोनेशन देती है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुदान या आर्थिक सहायता देगी। इनके अंतर्गत राज्य सरकारें केंद्र से विकास की नई योजनाओं और दूसरे विकास कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त
कर सकती हैं, यहाँ तक इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऋण। संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार भी दे रखा है। केंद्र सरकार अपनी संचित निधि की जमानत पर संसद की अनुमति से देशवासियों तथा विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है। पॉइंट 5, वित्तीय संकट काल में केंद्र तथा राज्यों के संबंध। यदि अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन भी किया गया है, यदि किसी राज्य या देश की साख के ऊपर, वित्तीय साख के ऊपर खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा कर सकता है। तो इस स्थिति में क्या करता है, क्या सभी जो मामले होते हैं, धन से संबंधित जो मामले हैं, वो उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्र की वित्तीय साख अथवा वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो जाने की दशा में राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप राज्यों के आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार को निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वित्त आयोग है। इसके अंदर संविधान के अनुसार संविधान के लागू होने के 2 साल के अंदर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग गठित करेगा, यानी इसका कार्यकाल कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और फिर 5 वर्ष बाद एक नया वित्त आयोग कायम किया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वित्त आयोग क्या लिखेंगे, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब इसके बाद आता है भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। वैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य होता है जो टैक्स कर जो लोग अदा करते हैं उसका जो खर्च होता है, उस खर्च का ब्यौरा रखने का अधिकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास होता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके जो पॉइंट थे हमारे 8 पॉइंट हैं, और जो लास्ट पॉइंट आता है आपका योजना आयोग। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, फिर भी संसद के 15 मार्च 1950 को पास किए गए कानून के अनुसार उसे कायम किया गया। यानी क्वेश्चन निकल के आता है कि योजना आयोग का गठन प्रथम बार कब किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को। और वर्तमान में जो इसका नाम है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, योजना आयोग इसका नाम कर दिया गया है। और इस जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। तो आज आपका ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट वहीं तक लर्न एंड राइट करना जहाँ तक इसको मार्क किया गया है।